मेरे हाथ में ना मेरी बच्ची थी और मैं उसको देख रही हूँ। जो मेरी अपनी सगी माँ थी, उन्होंने कहा कि तू ना घर पे इसे लेके मत आ, क्योंकि हमारा घर ना अपवित्र हो जाएगा। अब मैं कभी अपने हाथ में वो 10 रुपए देखूं, कभी उसकी शक्ल देखूं, कभी पानी देखूं। इस बीच मुझे लगता था कि मैं कुछ खा के मतलब मर जाऊं या निकल जाऊं। मैं हाथ पैर मारने लगी, मतलब कि मैं कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि मैं निकल ही नहीं पा रही थी। एकदम बहते हुए मैं उस गंदे नाले के में चली गई। तो मुझे ये था कि मैंने जो भी झेला, मतलब मेरे बच्चे ना झेला। इतनी मेहनत करी कि मैं कैसे मतलब अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। नमस्कार जी, मैं आज यहाँ पर अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। बचपन से मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, जब हम बहुत छोटे थे तब 2.5-3 साल की थी, तब मैं गांव में रहती थी। उस समय मेरे मतलब पापा जो थे वो दिल्ली में रहते थे, जॉब करते थे, और मेरी मम्मी, दादी और मेरे एक छोटा भाई जो मुझसे 1 साल छोटा है, वो हम लोग साथ में रहते थे। साथ में मेरी ताई जी, उनकी 2 लड़कियाँ, और मेरे ताऊ जी भी दिल्ली में ही नौकरी करते थे। लेकिन जो मेरी दादी थी वो लड़कियों से ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी जो ताई जी की लड़कियाँ थी उनसे भी करती थी, और मुझे भी, मतलब मुझे इतना तो नहीं, लेकिन वो करती थी मुझसे। लेकिन थोड़ा-सा मम्मी का जो व्यवहार था वो थोड़ा अलग था। क्योंकि वो, जो मेरा भाई था उससे ज़्यादा प्यार करती थी वो। और फिर ये भी था कि मम्मी, वो गोरी भी थी और मेरा रंग सांवला था। थोड़ा इससे भी होता था कि एकदम हट जैसा होता है कि अ, जैसे कई बार घर में कई बातें होती थी दादी की या मम्मी की बीच में, जैसे झगड़ा या कुछ, तो मम्मी मेरे भाई को तो अपने साथ ले जाती थी। अगर कहीं गाँव से, जैसे एक बैजर होता है शहर, वहाँ पे कपड़े लेने या कुछ घर का सामान लेने, तो अगर कुछ लाए भी वहाँ से तो सिर्फ़ मेरे भाई के लिए या उनको ही लेके जाना, और मुझसे कोई मतलब नहीं रखना। मैंने खाया है, नहीं खाया है, या उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। वो कहती थी कि तू मेरी जो बातें हैं ना तू दादी से बोल देती है, और मुझे इतनी समझ नहीं थी। दादी मुझसे पूछती थी कि मम्मी कहाँ गई थी? मैं बोलती थी कि वो आज वहाँ गई हैं, और क्या लाई थी तो मैं बता देती। इस वजह से फिर तब तो इतनी समझ नहीं थी मुझे। फिर उसके बाद हम दिल्ली आ गए, क्योंकि मुझे स्कूल में पापा ने पढ़ाना था हम लोगों को। तो थोड़ा पापा का ठीक हुआ जॉब का, तो हम दिल्ली आ गए, फिर यहाँ रहने लगे। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही होता था, जैसे कि मैं 5-6 साल की उम्र में, जैसे कि घर का ये तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि भई मम्मी ने सारा लोड डाल दिया कि तुम खाना भी बनाओ, ये भी करो। लेकिन जो भी जितना भी होता था कि घर की लड़की है अभी, तो घर की सफाई हो गया या अ, बर्तन वगैरह साफ कर देना, जो भी घर का छोटा-मोटा काम होता है। लेकिन उस समय मतलब जैसे मैं देखती थी कि वो मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करती हैं और मुझसे नहीं। फिर मुझे थोड़ा अखरता था उस समय। फिर इतनी ना कमाई भी नहीं होती थी, क्योंकि गरीब, मतलब उस समय थोड़ा लोग भी ऐसे ही होते थे, नौकरी भी उनकी ऐसी थी। तो इतना पापा खर्चा मतलब थोड़ा मुश्किल से ही चला पाते थे। लेकिन लेकिन अगर ऐसा ऐसा भी नहीं था, मतलब कि अगर भाई हैं, अगर कमी है तो फिर उनके लिए भी होनी चाहिए। उनको वो सब चीज़ मिल रही है और मैं उसको देख रही हूँ, तो थोड़ा मुझे अजीब-सा लगता था। फिर भी मैं मस्त रहती थी खेल-कूद में, इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब थोड़ा-थोड़ा बड़ा होने लगी, फिर मतलब मुझे थोड़ा-सा दुःख होता था। एक बार क्या हुआ, जब मैं सुबह स्कूल जाती थी और वहाँ से आती थी तो भूख लगी रहती थी स्कूल से आके, तो मैंने मम्मी से कहा खाने के लिए। मम्मी बोली कि अभी तो सुबह ही तो गई है अभी स्कूल, अभी तो छुट्टी आती है, कोई बात नहीं, ये काम कर, वो काम कर, उसके बाद फिर अभी जब तब खा लेंगे। फिर वही दिन हो जाता था। फिर भाई के लिए सुबह भी बन रहा है स्कूल के लिए और आ रहा है तब भी, और शाम को भी, या अगर नहीं बचा दिन के लिए तो उसके लिए फटाफट पहले से रोटी बनाओ, अभी लंच में आएगा स्कूल से। तो तब लगता था कि मतलब हम मुझे मतलब एक टाइम भी मुश्किल से मिलता है, और मेरे मतलब लड़का होना अच्छा है लड़की से। लड़कों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है और लड़कियों को नहीं मिलता। फिर एक बार क्या हुआ, मैं स्कूल के मतलब अगर स्कूल जा रहे हैं तो सर्दी में मतलब पैरों में जूते भी नहीं होते थे। उस समय ये था कि पापा का भी इतना नहीं था काम। जैसे सरकारी जॉब करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
लेकिन तनख्वाह इतनी नहीं होती थी। और ख़ासकर मैं तो लड़की थी, तो मेरा तो यही था कि भी लड़की को कोई दुःख नहीं होता, ना दर्द होता, वो तो ऐसी ही उसको तो चल जाएगा, लेकिन लड़कों को थोड़ा अच्छा-सा रखा जाता था घर पे। और मैं स्कूल भी आती तो पैरों में जूते नहीं होते थे या स्वेटर नहीं होते थे, एक लंबी-सी फ्रॉक बस वही पहननी। मैं ये सोचती थी कि कोई बात नहीं, लड़की की यूँ कहते थे दूसरे घर जाना तुझे, दूसरे घर जाना है। मैंने ये सोचा हाँ, शायद दूसरे घर में ना अच्छा मिलता है खाने-पीने के लिए, कपड़े, अपने घर में नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, जो मेरा ये मन करता है मैं ना दूसरे के घर जाऊँगी ना तो वहाँ खा लूँगी। अब ये चीज़ पहननी है तो दूसरे के घर जाऊँगी वहाँ पहन लूँगी। पढ़ाई नहीं करें तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाके फिर एक बार ऐसी मतलब मैंने मम्मी से यही पूछा कि आप मुझसे रोज़ यही बोलते कि तू हमारी बेटी नहीं है, हमारी लड़की नहीं है, तू बदल गई थी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैं 12th क्लास में आई तो फिर मैं तब 11th क्लास में थी, मैं पढ़ाई कर रही थी। तो मैंने देखा कि कोई ना हमारे घर पे आए हैं लड़का, मतलब वो यंग्स मतलब ऐसे बूढ़े से जैसे होते हैं, और उनके साथ एक लेडीज़ थी। मैंने नीचे नहीं आई, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पेपर थे अगले दिन। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उससे मेरी शादी की बात चल रही है। तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर पता चला कि मना कर दिया तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो अभी तो मैं 12th में अब जाऊँगी, 11th में हूँ। अभी इतनी छोटी उम्र में ये मेरी इतनी जल्दी क्यों शादी कर रहे हैं। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब मैं 12th में आई तो फिर मुझे कोई एक लड़का आया देखने के लिए। उससे पहले किसी गवर्नमेंट नौकरी का आया था रिश्ता, लेकिन वहाँ उन्होंने कोई ज़िक्र नहीं किया। फिर उस लड़के से मतलब मेरी बातचीत चलने लगी शादी की। और वो जैसे घर पे कभी-कभी आते थे तो मैं देख मुझे तब पता नहीं था कि ये मतलब इनसे मेरी बात चल रही है। मैं वैसे ही जैसे सुबह स्कूल जाती थी, अंकल नमस्ते करके चली आती थी। घर आती थी नमस्ते करके, मैं सोची शायद रिश्तेदारी में होंगे कोई। फिर धीरे-धीरे जब मुझे पता चला कि हाँ, इनसे बात चल रही है तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा कि वो क्योंकि वो अपनी एज बताते थे, 33 साल का हूँ मैं। तो मैंने एक दिन पापा से कहा कि ये आपकी एज क्या है? 33 साल के, और मैं अभी सिर्फ़ 12th क्लास में पढ़ रही हूँ। आप इतनी जल्दी मेरी शादी कर रहे हो, ना मैंने अभी कुछ मतलब आगे कुछ देखा ना कुछ, बस एक जैसे पिंजरे से निकलते हैं स्कूल से सीधा बस दूसरे घर। तो फिर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना माने। फिर उसके बाद एक दिन जब मैं स्कूल से आई तो मैंने सुना पापा और मम्मी और पता नहीं कौन थे आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा होगा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप एक जोड़ी कपड़े में ही दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ना मंदिर से ही दे देंगे, हम ले जाओ। तो मैं बहुत रोई, मैंने कहा कि कोई क्या कहेगा कि मतलब लड़की है तो पता नहीं क्या किया होगा इसलिए इसको ऐसे मतलब भेज रहे हैं। और मैं रोने लगी, मैंने कहा 33 साल के हैं ये और अपने मुँह से बता दें, ना इनकी कोई नौकरी है, ना कोई घर है, मैं कैसे करूँगी और मैं खुश भी नहीं रहूँगी, हमेशा परेशान रहूँगी। मम्मी बोली क्या हो गया, शादी के बाद लेडीज़ औरतें तो ऐसी आती हैं और सब हो जाता है, कौन-सा सब पहले से ही मिलता है। फिर मैंने मेरे चाचा भी वहीं थे, मैंने जब देखा किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने ना भाई ने किसी ने, तो मैंने भी फिर मैंने कहा कोई ना मेरी कोई भाभी ना कोई फ्रेंड है, कुछ नहीं है। मैं किसी से भी बोलूँगी तो क्या होगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं बोलने का। फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद अगले दिन तो क्योंकि मेहमान थे इतना पता नहीं चला, ठीक रहा। लेकिन तीसरे दिन जब घर में पूजा होती है, मैं तैयार होके आई, तो उन्होंने अपनी मेरे हस्बैंड ने मेरी सास से कहा कि मतलब देख हम पूजा के लिए जा रहे हैं, कैसी लग रही? तो उसी में मेरी सास ने मेरे मुँह पे थूक दिया कि तू इसको लेकर आ, इसके बाप ने दिया क्या है? इसके मामा ने दी ये चीज़, इसके चाचा ने दी, और इसके माँ ने क्या दिया? ये लोहे की अलमारी दी है, इससे तो तेरे को पैसे दी कन्यादान के, तो ये कम से कम अपना कर्जा तो निकालता। मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, मैंने घर पे भी जब मैं आई तो मैंने घर पे भी पूजा में कोई किसी से कोई ज़िक्र नहीं करा, ना अपने पापा से कहा, ना मम्मी से कहा। क्योंकि मुझे पता था कोई फ़ायदा नहीं होगा बोलने का, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। आप यकीन कीजिए कि मैं उस समय इतना परेशान थी कि मेरा मतलब दिमाग में ना कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं मतलब सोच रही रहती थी कि मतलब घर पे भी मैंने वही सब देखा, और यहाँ पर भी अगर मतलब मैंने ये सोचा था कि अगर सास मुझे मिली है तो एक मतलब माँ का प्यार मिलेगा मुझे, लेकिन वो मतलब शादी के दूसरे दिन से ही मेरे साथ ये सब होने लगा। तो मतलब मैं इतना परेशान हो गई कि मैं मतलब कुछ कर रही हूँ, कुछ मतलब कर नहीं पाती थी। मतलब अपना काम तो मैं पूरा ईमानदारी से जो भी घर का काम था वो सब मैं करती थी। मतलब जो भी कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी कि मतलब मेरे काम में कोई कमी निकले। घर का भी काम जैसे मैंने इतना खाना-पीना नहीं बनाया था, लेकिन अपनी तरफ से मैं अच्छा करती थी कि मतलब अच्छे से अच्छा बना सकूँ सबके लिए। कोई ये ना कहे कि भई लड़की कामचोर है, ये नहीं करती। रात के मुझे 12 बजे तक लगी रहती थी कुछ ना कुछ करने में, मतलब खाली नहीं बैठना।
फिर ड्यूटी भी जाना, वो भी करना, तो मेरी सास कहती थी कि मतलब तेरी नौकरी से हमारा नहीं चल पाएगा और वैसे भी तेरी ना तनख्वाह ज़्यादा है, तू बताती नहीं है, ऐसे कर दो, छोड़ दे नौकरी। जब तू तेरी तनख्वाह ज़्यादा है और तू हमें पासबुक दिखा। फिर मैंने उनको पासबुक दिखाई कि मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद मैंने जब उन्होंने रोज़ ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर नौकरी छोड़ दी। क्योंकि इस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, मैं समझ ही नहीं पाई। पूरे दिन मैं खाना नहीं खाती थी, पूरे दिन मैं ऐसे ही मतलब भूखे-भूखे जाती थी और शाम को ड्यूटी से आना, फिर सबके लिए खाना बनाना, लेकिन खुद भूखे ही सो जाना। लेकिन कोई भी ये नहीं पूछ सकता कि तूने खाना खाया, नहीं खाया या आज क्या खाया तूने? अगर कभी इस बात का ज़िक्र मेरे हस्बैंड कर भी देते थे, तो मेरी सास एकदम लड़के कहती थी कि ऐसा कभी हो सकता है कि इसने खाना नहीं खाया होगा, ये पूरे दिन भूखी रहेगी? खाया होगा इसने, पैसे हों तूने दिए होंगे इसको। तो फिर मैंने बाद में बैग भी लिया ना, मतलब मैं खाली हाथ जाने लगी, ना मैं बैग लेकर जाती थी, ना हाथ में कोई चीज़। सुबह ऐसे ही जाना और वापस शाम को ऐसे ही आना। फिर कुछ टाइम बाद शादी के 10वें महीने में मेरा बेटा हुआ, लेकिन मेरी ना खाने की वज़ह से वो 1.5 किलो का हुआ, 1 किलो 75 ग्राम का। बहुत कमज़ोर हुआ वो। तो सबने ना हाथ-पैर, मतलब मेरी जेठानियाँ वग़ैरह जो भी आई थी, सबने कहा कि हम नहीं कर पाएँगे, ये बहुत मुश्किल है। इतना कमज़ोर बच्चा हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो मुश्किल है इसका बचना। अब फिर मेरे मेरे सामने उस समय स्थिति इतनी वो थी कि अब मैं क्या करूँ? मतलब मैं कैस क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा उस समय अपने बच्चे का ध्यान था। मतलब अपने लिए नहीं सोचा मैंने, अपने बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा मतलब। अब मैं उसके लिए रोज़ सोचती, परेशान होती, फिर मैंने मम्मी से कहा कि मैं क्या करूँ? फिर 11वें दिन में जो ना उसके बच्चे के होने के नामकरण के बाद मैं अपनी मम्मी के घर आ गई। लेकिन वहाँ पर भी फिर मेरे हस्बैंड, सास मुझे कुछ न कुछ सुनाते रहे कि वहाँ जाके बैठ गई है और यहाँ क्या रोटी तेरा बाप बनाएगा या कौन बनाएगा? मतलब यहाँ पे खाना-पीना है, कौन करेगा इसको? तो मैं सुबह 5 बजे मतलब अपने घर से अपने ससुराल जाती, फिर उन लोगों का खाना बना के वापस 10-11 बजे तक अपने घर आ जाती थी मम्मी के पास। फिर बच्चे की मालिश करना, मम्मी के साथ सीखना, नहलाना-धुलाना, मतलब घर का काम करना, ये सब करती थी। फिर वहाँ पर भी 1 हफ्ते ही थोड़ा-सा ठीक रहा, फिर मम्मी का वो जो पहले वाला नेचर था वही आ गया, वो भी मुझे परेशान करने लगी कि ना मैं कैसे करूँगी, मैं तेरे बच्चे को देखूँगी, अपना देखूँगी और तेरी सास के हाथ-पैर है, सब कुछ है, क्या वो नहीं कर सकती है? और तू जा अपने घर। जब मेरा बेटा 1 महीने का था, तो उस समय क्या कहते हैं, मेरे ऐसी सास ने मतलब वो छोटी-छोटी बात पे लड़ती थी, उस दिन उस समय हाँ, मैं मतलब कुछ काम पता नहीं क्या काम कर रही थी, तो मेरी पहले तो मेरी सास अगर थोड़ा-सा लेट हुई, कहती है ये अपने ना माँ के घर गई है मिलने, इसीलिए लेट हो गई। मतलब उस बात पे वो मुझे लड़ते थे, झगड़ते थे। उस दिन भी कुछ ऐसी ही कुछ बात हुई थी कि इससे बोल अपने बाप से ना पैसे लेकर आएगी। तो मैंने फिर थोड़ा-सा बोला उस दिन हिम्मत करके कि मेरे पापा मतलब कहाँ से देंगे? और अच्छा लगेगा मैं अपने पापा से बोलूँगी कि भई मुझे पैसे दो, मैं नहीं बोलूँगी। फिर मेरी सास ने इसी बात पे मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया। वो गाली देने लगे मेरे मम्मी-पापा को, तो मुझे बहुत दुःख लगा कि मेरे मम्मी-पापा को मत दो गाली। आप मुझे देते हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे मम्मी-पापा को आप इतनी गंदी गाली दे रहे हो। तो उन्होंने मुझे रात को 10 बजे घर से बाहर निकाल दिया। उस समय मतलब इतनी बारिश हो रही थी कि मतलब बारिश होते हुए 3-4 दिन हो चुके थे और बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकती। अगस्त का महीना था और जुलाई में मेरा बेटा हुआ था। तो मैं उन्होंने फिर गेट लगा दिया और मैं बाहर खड़ी रही कि अब खोलेंगे, अब खोलेंगे। किसी ने भी ना गेट नहीं खोला, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अगर मैं ना थोड़ी दूर जाऊँगी तो इन लोगों को लगेगा कि मेरे पीछे तो कोई आएगा कि ये कहीं निकल ना जाए। तो मैं धीरे-धीरे चलती गई, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी ना मुझे बुलाने नहीं आया और ना किसी ने देखा कि ये कहाँ जा रही है। लेकिन जब मेरे को घर से बाहर निकाला तो मेरे हस्बैंड मुझसे बोले थे कि ये मत सोचिए कि तू अपने कहीं घर चली जाए। मतलब उनको ये लगा कहीं अपने मम्मी-पापा के पास ना चली जाए, फिर उन्हें पता चल जाएगा। तो बोले ये मत सोचियो कि तू यहाँ से मैंने निकाल दिया तो तू अपने मम्मी के घर चली आएगी। शादी के बाद कोई घर नहीं होता किसी का, वो तेरा घर नहीं है और वहाँ जाके ना वो भी तुझे बाहर निकाल देंगे, नहीं रखेंगे तेरे वहाँ को, तो वैसे भी तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। और मैंने सोचा मैं कुएँ में थी और अब खाई में आ गई। मतलब पहले ही बहुत बुरी स्थिति थी, अब उससे भी बुरी हो गई।
अब मुझे भी यही था क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं बच्चा ही थी, तो मैंने सोचा कि ये सही कह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी मुझे नहीं रखेंगे, तो मैं सीधा चलती गई और उस समय इतनी बारिश थी कि मतलब नाली और सड़क का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और वो मेरा वहाँ का मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, वो नई जगह थी मेरे लिए ससुराल में, उस मतलब गड्ढे से गिरते हुए नाले में चली गई। और मैं हाथ-पैर मारने लगी मतलब कि मैं कैसे बाहर निकलूँ? क्योंकि मैं निकल ही नहीं पा रही थी, एकदम बहते हुए मैं उस गंदे नाले के में चली गई, तो फिर इतने में कोई अंकल आ रहे थे साइकिल में ड्यूटी से। उन्होंने एकदम मुझे देखा, वो एकदम से भागते हुए आए, उन्होंने मुझे पकड़ के बाहर खींचा और एकदम मैं रोने लगी क्योंकि मेरे ना मुँह के अंदर भी पानी चला गया था और सारे कपड़े मेरे बहुत गंदे हो गए थे। और जब मैंने अपनी ये हालत देखी तो मैं बहुत मतलब रोने लगी कि फिर उन अंकल ने मुझे पहचाना, वो मेरी मम्मी के घर के थोड़ा दूर मतलब तीसरी चौथी गली में रहते थे। फिर उन्होंने मेरे घर पे जाके बताया सुबह कि आपकी बेटी ऐसे-ऐसे नाले में बह गई थी और मैंने बाहर निकाला। तब मेरे सुबह मम्मी और पापा 9 बजे करीब आए। उन्होंने फिर बात करी मेरे हस्बैंड से। मुझसे पूछा तो मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। क्योंकि वही है ना कि अगर ससुराल में कोई बात है तो नहीं बताना किसी को भी, घर की बदनामी होगी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं ऐसा मेरे साथ कुछ भी हुआ, लेकिन उस बीच मुझे लगता था कि मैं कुछ खा के मतलब मर जाऊँ या कहीं निकल जाऊँ। फिर मैं सोचती थी मैंने पहले भी यही परेशान थी, मैंने नहीं करा और अब तो मेरा बेटा हो गया और मेरे बाद फिर इसका क्या होगा? कुछ समय बाद मेरा बेटा जब 11 महीने का हुआ तो मेरी बेटी हो गई फिर। जब वो 11 दिन की तो मतलब उसके सर पे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मतलब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो 20 दिन तक मतलब 1 महीने तक उसकी पट्टी होती रही। फिर 1 सवा 1 महीने में फिर उसकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। शायद रीज़न यही होगा कि मैं ठीक से मतलब उसकी देखभाल नहीं कर पाई इन सब के चलते हुए। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं की थी उसके लिए। बस वही है, मैं प्रॉब्लम में रहती थी क्योंकि मेरे हाथ में पैसा नहीं होता था और घर की परेशानियाँ इतनी थी। इसी बीच एक दिन मैं जब उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो मैं अपनी मम्मी के घर आई। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी इसको पता नहीं क्या हो गया, 1 डेढ़ हफ्ते से मतलब इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, तो मैं क्या करूँ? अब वो रो रही तो मम्मी इस समय काम करके ना दिन का 2 बजे करीब सो रखी थी, तो एकदम से मुझ पे चिल्ला के बोली कि ये बार-बार ना रो रही है, इसको देख, इसको चुप करा कैसे करके, मेरी ना नींद खराब हो रही है। अब मैं उसको बार-बार ना ऐसे हाथ से ऐसे करके मार तो सकती नहीं थी क्योंकि भई वो मेरा बच्चा था, वो कम बीमार वैसी, तो मैं उसको ऐसे थपकी देके ना सुलाने में लग गई कि बेटा सो जा ऐसे करके। अब मुझे पता ही नहीं चला, मम्मी बोली कि नहीं शाम को चलेंगे, मुझे मेरे अभी बेटे आएँगे ड्यूटी से थके हुए और मुझे उनके लिए ना बाज़ार से अभी कुछ लेकर आना है, मसाले वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, तब चलेंगे। अब मैं डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाई क्योंकि उस समय मेरे हाथ में एक भी पैसे भी नहीं थे और मुझे ना अभी इतना दीन दुनियादारी का भी नहीं पता था क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी, इतनी अक्ल भी नहीं थी, कभी मैं बाहर निकली भी नहीं थी, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं डॉक्टर के पास खुद से ही इसको ले जाऊँ। अब तो मैं ले भी जाऊँगी तो उस समय मैं ना उनका मुँह देखती रही कि मैं किससे कहूँ, किससे कहूँ? इसी बीच ना मैं उसको थपकी देती रही, वो मेरे हाथ में ही ना ख़त्म हो गई। अब मुझे पता ही नहीं चला कि ना ये ख़त्म हो गई है और मैं सोच रही ये सो गई है। तो मुझे तसल्ली हुई कि चल अब सो गई, चल अब ना मतलब इसको थोड़ा नींद आ गई है, लेकिन उसका मुँह खुला हुआ था। फिर जब मम्मी 5 साढ़े 5 बजे करीब उठी तो बोलने लगी मैं पहले बाज़ार आई हूँ, सब्ज़ी वग़ैरह ले आऊँ, फिर चलेंगे। वो आई तो फिर मुझसे बोल रही कि ये उठी नहीं है? मैंने कहा नहीं सो रखी है। कि स चल ठीक है फिर जाना है? मैंने कहा हाँ, चलते हैं। फिर हम हॉस्पिटल जाने लगे तो इतने में हमारे पड़ोस के कोई थे आंटी, वो बोली कि वो समझ गई। वो बोली इसका मुँह खुला हुआ है, ऐसे कर इसका मुँह सूख गया, तू ना इसके मुँह में पानी डाल थोड़ा। अब मुझे मुझे समझ नहीं आया, वो ये तो बोल नहीं पाई कि मतलब ये एक्सपायर हो गई, क्योंकि वही लगता है ना हम किसी को एकदम ये वर्ड नहीं बोल सकते। अब मैंने जब उसके मुँह में पानी डाला तो पानी वैसे ही बाहर आ गया वो, मतलब अंदर नहीं गया, तो थोड़ा मुझे घबराहट सी हो गई कि मैंने इसके मुँह में पानी डाला तो इसने पानी क्यों नहीं पिया, ये बाहर क्यों आ गया पानी? अब मैं कभी अपने हाथ में वो ₹10 देखूँ, कभी उसकी शक्ल देखूँ, कभी पानी देखूँ, मैं परेशान। मैंने कहा घर पे मेरे हस्बैंड भी नहीं है और एक माँ तो ऐसी होती है ना, हम अपनी माँ से अपने दिल की बात, हर प्रॉब्लम, माँ अगर परेशान भी होती है ना, तो उस समय अपने बच्चे के लिए सब कुछ भूल जाती है। माँ से एक ऐसा रिश्ता होता है ना, माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरी किस्मत इतनी कमज़ोर थी ना
कि मैंने कभी अपने मेरे हुए नहीं, मैंने कभी किसी का कोई सुख नहीं देखा। और फिर हॉस्पिटल गए हम, तो डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि ये ना खत्म हो गई है, एक्सपायर हो गई है आपकी बेटी, आप बहुत लेट आए हो। अब मैं समझ नहीं आया, मैं वहाँ रोने लगी, मैं मतलब करूँ क्या मैं? ना मेरे हस्बैंड ना को कुछ भी वो नहीं मुझे। अब मैं फिर मतलब देखने लगी, मतलब मैं ये भी नहीं आया मुझे कि मतलब मैं रोऊँ, ये क्या मुझे मतलब एकदम सुन्न-सा हो गया। फिर मैं घर आई, फिर घर पे मम्मी ने मुझे वहीं गली में ही खड़ा कर दिया कि तू यहीं खड़ी हो जा। मेरे हाथ में ना मेरी बच्ची थी और मैं उसको देख रही हूँ, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जो मेरी अपनी सगी माँ थी, उन्होंने कहा कि तू ना घर पे इसे लेके मत आ, क्योंकि हमारा घर ना अपवित्र हो जाएगा। मतलब इस बट बोल तो नहीं पाई, लेकिन मैं उनके जो बात करने का ढंग था उसे समझ गई कि शायद ना इनके घर मतलब पहले के जो लोग थे इस चीज़ को ज़्यादा मानते थे कि घर में मतलब बेकार हो जाएगा घर, मतलब एक डेड बॉडी हम घर लेके जाएँगे। तो मैं डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं खड़ी रही, देखती रही। तो फिर मेरे को यही नहीं समझ में आया कि मैं मम्मी के घर जाऊँ या यहीं रोड पे ही खड़ी रहूँ ऐसे ही। इतने में जो हमारे सामने रहते थे अंकल, वो निकल के आए, उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आपकी बेटी है ये, और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने उसको यहीं सड़क पे खड़ा कर दिया। कम से कम उसे घर तो लेके जाओ, उसके साथ तो खड़े हो जाओ। वो करिए क्या, वो तो खुद ही बच्ची है। फिर मम्मी थोड़ा झिझकी, मुझे लेके गई, लेकिन बोली कि जो ये सीढ़ी है ना बाहर की, इसकी जो बड़ी सीढ़ी है, चौथी सीढ़ी, उस पे ही बैठना, अंदर मत जाना। तो मैंने मन में सोचा कि हाँ, इनका घर गंदा हो जाएगा, इन्हें फिर पूजा-पाठ करवानी पड़ेगी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊँगी। लेकिन जब मैं वहाँ बैठी तो और सामने से लोग आए, उन्होंने बोला कि आपने इसे यहाँ क्यों बिठाया है? क्योंकि अगर ये यहाँ बैठेगी तो और लोग कैसे आएँगे, कैसे बैठेंगे, कैसे, क्योंकि अब तो सभी आएँगे, पूछेंगे भई, अच्छा नहीं लगता। अब फिर उन्होंने बोले कि ऊपर चलो, तो मम्मी बोली नहीं-नहीं, ऊपर मत लेके जाना, अंदर बाहर बरामदा है ना जंगले के पास, वहीं बैठ जाना। अब मैं बाहर जो जंगले के पास होता है, थोड़ी-सी जगह, मतलब कि ज़्यादा खराब ना हो, उनकी जगह गंदी ना हो जाए, मैं उधर को जंगले के पास बिल्कुल बैठ गई। ना मुझे ये समझ में आ रहा कि मैं रोऊँ, हँसूँ, क्या बोलूँ? उस समय फ़ोन भी नहीं होते थे कि मैं अपने किसी को भी किससे फ़ोन करती, क्योंकि हस्बैंड से भी ऐसा कुछ अच्छा वो नहीं था रिस्पॉन्स, और पेरेंट्स से तो पहले से ही नहीं था। फिर मैं मतलब अपने आप ही रोती रही, बैठे देखती रही, सोचती रही कि मतलब यही है मेरी मतलब लाइफ़ में यही सब, मतलब कुछ भी ठीक नहीं है शुरू से ही। फिर जब मेरे हस्बैंड आए रात को 10:30 बजे, तब फिर मेरे जो बच्ची थी उसको लेके गए, जहाँ पे मतलब बच्चों को दफनाया था शमशान घाट में। मतलब उस समय मैं जानती भी नहीं थी कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मतलब वो बंद हो गए थे गेट 10 बजे, तो उन्होंने कहा कि अब आप ना वापस चले आओ। अब जब वहाँ तक गए तो वापस फिर कैसे आते? फिर उन्होंने उसकी एवज़ में ना पैसे माँगे, ₹350 कि हम तब खोल देंगे। अब पैसे मेरे हस्बैंड की जेब में ₹1 भी नहीं, वो तो कभी थे होते ही नहीं थे। तब मम्मी कोई वापस आए, मेरी मम्मी से बोला, तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है पैसे। शायद रीज़न ये था कि कफ़न काटे में मतलब हम अच्छे शुभ काम, मतलब कोई अच्छा काम तो है नहीं, ये काम बुरा है, इसमें हम अपने घर की लक्ष्मी रात को देंगे, तो इससे गलत वो पड़ेगा हम पे। तो उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास पैसे। फिर एक अंकल थे, वो आए वापस साइकिल से, फिर वो अपने घर से पैसे लेके गए, वहाँ दिए, तब मेरी बेटी को मतलब वहाँ पर दफनाया गया। उसके बाद ये चीज़ मेरे दिमाग में ना इतना घर कर गई कि मतलब उस दिन भी जब मेरी बेटी बीमार थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से मैं उसको डॉक्टर को नहीं दिखा पाई, और दूसरा, आज अगर ये अंकल नहीं होते तो शायद मेरी बेटी फिर वापस घर आ जाती। लेकिन मेरे को गुस्सा भी आया कि मतलब मैं कर भी क्या सकती थी, मतलब ना पेरेंट्स से इतनी वो थी, ना अपने हस्बैंड को भी बोलती, तो वो तो कभी ज़िम्मेदारी समझी नहीं थी उन्होंने। उन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सुनते और इसका आंसर निकाल देते, उल्टा मेरे से फिर लड़ाई झगड़ा करते। लेकिन मुझे ये रहा कि मुझे उनके पैसे देने, उन्होंने ऐसे समय पर मतलब हमारी हेल्प की है जब किसी ने भी मतलब हमारी हेल्प नहीं की थी, और जबकि उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची। उन्होंने सीधा पैसे निकाल के दे दिए। फिर कुछ टाइम बाद मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ा के, काम करके उनको वो जो भी पैसे थे ₹400-500 उन्हें वापस किए। फिर मैंने क्या कहते अ, जो मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे एक प्रोडक्ट था, तब तो मेरी न्यू ही शादी हुई थी।
उस समय तो वो काम नहीं करते थे, तब उन्होंने मेरे से कहा कि खादी ग्राम उद्योग है, मतलब वो ना नौकरी लगा देते हैं गवर्नमेंट और तू वहाँ कर ले, मैं भी करूँगा। लेकिन जब मैं वहाँ करने लगी, उनके प्रोडक्ट बेचने होते थे गली में सर्वे करके डोर टू डोर। लेकिन जब मैं करने लगी तो मेरा काम सबसे अच्छा न होने लगा, मतलब वो ₹100 पे 25% देते थे। अब मैं अब मेरा ज़्यादा सामान भी बिकने लगा, अब मैं गली-गली, जबकि मैंने घर वगैरह गली मतलब जानती भी नहीं थी कहाँ जाना है, लेकिन जो और लोग जाते थे मैं उनके पीछे-पीछे चलती रहती थी। फिर धीरे-धीरे मुझे गलियाँ याद हो गई कि ये गली है, इधर से मेरा घर ऐसे, ये उधर को जाना है, पैदल-पैदल पूरे फिर घर पे आना, फिर वो पैसे जोड़ने, ₹25 मिले आज कि अब ये मेरे बेटे का दूध आएगा इसमें, अब ये मुझे मकान का किराया देना। और जब मैं ये सब करती गई तो मेरे मेरे जो हस्बैंड थे वो और ढीले पड़ते गए। उनको लगा अब ये कर लेगी, मुझे क्या ज़रूरत है, अब जैसा मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी करे। उन्होंने बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया। और मैं अपने ना पेरेंट्स भाइयों के सामने भी वो मतलब एक-एक रुपया गिनती थी, मतलब ये ₹1, ये ₹24 हो गए, ये ₹25 हो गए, अब ये ₹100 हो गए। लेकिन किसी को भी ये नहीं लगता था कि मतलब ये एक-एक रुपया, उस समय मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी, मतलब मैं छोटी थी। जिस समय मतलब एक होता है ना कि एक अच्छा पहनने का, खाने-पीने का, लेकिन वो था कि मुझे कभी कोई शौक नहीं था किसी भी चीज़ का। मैंने मतलब अपनी सारी इच्छाएँ मार दी थी। बस वही कि मेरी प्रॉब्लम है, नहीं पहले मुझे अपने बच्चों को देखना है, मेरे बच्चों का क्या होगा, सब लोग अच्छा रहते हैं, अच्छा करते हैं, मेरे घर के सब लोग अच्छे हैं, एक मैं ही बस थोड़ा ऐसे हूँ, मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई कर पाऊँगी अच्छी-सी, कैसे मैं आगे बढ़ पाऊँगी, कैसे मैं क्या करूँगी, बस यही सोचती रहती थी, परेशान रहती थी कि क्या करूँ मैं? फिर उसके बाद फिर ना मतलब जब मैंने वहाँ पर देखा कि वो जॉब का कोई वो नहीं है, बस वो अपना ही फ़ायदा देखते हैं, तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैं जॉब के लिए इधर-उधर, उधर-उधर घूमती रही, कभी कहीं, कभी कितनों से ही बोला मैंने। फिर लास्ट में मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बताया कि मतलब एक एनजीओ थी, वहाँ पर मतलब जॉब निकली है एजुकेशन में पढ़ाने के लिए, आप देख लो वहाँ पे। मैं वहाँ गई, वहाँ पे उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया कि आपको मतलब 1 तारीख से यहाँ आना है, अक्टूबर से। अब मैं वहाँ जॉब जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन मेरे पापा मुझसे बोले कि रहने दे, क्या जाएगी? ₹1000 तो ना तेरे को मैं दे दूँगा। मैंने बोला नहीं, आप मुझे आज दोगे, अब मैं लूँगी नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कितने टाइम तक मैं आपसे लूँगी और कितने टाइम तक आप मुझे दो, एक दिन आप भी थक जाओगे, आप भी कितने समय तक मुझे दे पाओगे? मैं जाने लगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज ₹800 में लगी है तो कल को तो बढ़ेगा। फिर वहाँ पर जब मैं पढ़ाने लगी तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका था, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ाती थी, उन लोगों ने देखा तो मैडम ने मतलब मेरी सैलरी मतलब 6 महीने में 2000, पहले 1500 की फिर 2000 कर दी। फिर वो मेरे काम से इतना खुश हुई कि मतलब मेरे फिर पैसे बढ़ते गए। जो मेरी मैडम थी, मतलब जो डायरेक्टर थी उस एनजीओ की, उन्होंने मैं वहाँ पर देखती थी कि मतलब जो लोग थे ना, जो मतलब आगे बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं वहाँ। और फिर मैडम ने मुझसे कहा कि आप ना अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। तो मुझे भी लगा मुझे कुछ करना है, ऐसे मेरा कब तक चलेगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक 12th के या 11 के बेस पे तो मुझे आगे नहीं मिलेगा, चलो अभी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आगे-आगे तो बहुत मतलब प्रॉब्लमें आएँगी, वैसी बहुत दिक्कतें हैं अभी। फिर मैंने अपना ना फिर सबने घर पे मुझे बोला, अब मेरे भाई ने, मम्मी ने कि क्या पढ़ाई करेगी, अब क्या करेगी पढ़ के? अब इतनी टाइम बाद मतलब कोई पढ़ने का टाइम है? लेकिन फिर मैंने अपने पापा से बात करी, मेरे पापा थोड़ा-सा करते थे मुझसे प्यार, तो मेरे पापा बोले कि कोई बात नहीं, भर लो पढ़ाई का। फिर लेकिन मेरे हस्बैंड तैयार नहीं हुए कि ये आगे पढ़े, तो फिर मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मतलब वो तैयार नहीं है, एक बार आप बात करो। फिर मैंने अपनी मैडम से कहा, मेरी मैडम ने फिर बात करी, जो मेरी डायरेक्टर थी ऑफ़िस की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पैसा दूँगी, पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, आप पैसे की वजह से ये मत सोचो कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने अपना 12th का भरा, दोबारा से 12th की, फिर मैंने बीएसडब्ल्यू करी, उसके बाद फिर एमएसडब्ल्यू करी। एमएसडब्ल्यू के साथ-साथ मैं जॉब भी करती थी, अपने बच्चों को भी देखती थी घर पे आके। इस तरह से जो है मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। जो भी मैंने परेशानियाँ देखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि मतलब मेरे बच्चे भी वो प्रॉब्लम, ये परेशानियाँ देखें। मुझे ये था कि मैंने जो भी झेला, मतलब मेरे बच्चे ना झेलें। अगर मेरी शादी ऐसे आदमी से हुई, लेकिन मैं अपनी जो बेटी है उसकी शादी कभी नहीं ऐसे आदमी से होने दूँगी, क्योंकि चाहे मुझे 10 रिश्ते देखने पड़े, लेकिन जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगी। ये ना हो कि जैसे आज सिर्फ़ पैसों की वजह से मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरे घरवाले मुझे नहीं पूछते। अगर ये होता है लड़की का हस्बैंड स्ट्रॉन्ग होगा ना, पैसे वाला होगा, अच्छा होगा, तो सब उसका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर वो गरीब है, कमज़ोर है, तो कोई इसको देखता नहीं है, सब धुतकारते हैं उसको। कोई इसको उसके ना सम्मान करेगा, ना इज़्ज़त करेगा। जब घर से नहीं होगा, तो फिर हस्बैंड भी नहीं करता। उसे लगता है कि सामने वाला इसकी इज़्ज़त कर रहा है, तो वो उसका हस्बैंड भी फिर उसकी इज़्ज़त करता है। तो यही सब देखते हुए फिर मैंने जब अपनी पढ़ाई जारी रखी,
फिर मैंने उसके बाद क्या कहते हैं थोड़ा-थोड़ा मतलब पैसा बचाना शुरू कर दिया कि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को मुझे इनको पढ़ाना-लिखाना भी है, इनकी शादी भी करनी है, अपना घर भी बनाना है क्योंकि मैं रेंट पे रहती थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत कमेटियाँ डाली, थोड़ा मैंने मतलब आरडी डाले, थोड़ा मैंने बैंक में जैसे कभी ₹100 कभी 200 कभी 500 जितना मुझसे बच सकता था। फिर रात को भी, शाम को भी मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी। मतलब मैंने इतनी मेहनत करी कि मैं कैसे मतलब अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ़ दे सकूँ। फिर मैंने वो कदम उठाया कि मतलब जो मैंने थोड़ी-थोड़ी अर्निंग की थी पैसों से, जो कि हर औरत का एक सपना होता है मतलब उसको गर्व होता है कि मतलब उसका भी अपना एक मकान हो, जिसमें कि ना मेरे हस्बैंड का कोई सपोर्ट था, ना मेरे घरवालों का 1 रुपया, ना मेरे भाइयों का। मैंने अपनी खुद की कमाई से एक फ्लैट लिया और अपने बच्चों को उसमें जाके फिर शिफ्ट हो गई। फिर जब मैं अपने बच्चों को लेके उस फ्लैट में शिफ्ट हुई, तो मुझे ये लगा कि कोई कमी ना रह जाए, कहीं मेरे बच्चे ना परेशान ना हों मतलब क्योंकि उन्होंने वो सब परेशानियाँ झेली थी क्योंकि अपना घर तो चाहे कैसा भी होता है ना, उसमें खुली साँस ले पाते हो। दूसरे का चाहे वो किराए का घर हो, चाहे किसी का घर हो मतलब वो ताने तो मार ही देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे इतने खुश हुए ना मैंने उनके चेहरे पे जो खुशी देखी मतलब इतना संतोष, इतना मतलब वो देखा उन पे कि पता नहीं उन्हें क्या मिल गया होगा। जैसे वो मुझसे बोलने लगे, "मम्मी आपने तो हमारे लिए इतना कर दिया मतलब कि जो कोई कर भी नहीं सकता। मतलब आपने उस छोटी-सी कमाई में इतनी मेहनत मतलब हमारे लिए घर भी बना दिया, हमें पढ़ाए-लिखाए, हमें कोर्स करवाए, अपनी भी पढ़ाई करी और हमें घर भी बना के दे दिया। मतलब हमारे लिए यही बहुत है, इतना मतलब अब जो हम करेंगे खुद से करेंगे। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।"